वेलकम टू द सेशन। तो कन्नी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर आपके लिए लेकर आया था क्लास 11 से कुछ रिलेटेड चैप्टर्स, जिसके अंदर अपन ने लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था बाइनोमियल थ्योरम। अब आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे 12th में भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इसको। जिस चैप्टर का नाम है अपने पास में स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है आपका, ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपने जो 10th क्लास के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 10th क्लास के अंदर आपने क्या पढ़ा था। तो पहले अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं कि आपने 10th क्लास के अंदर इसके बारे में क्या पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जिसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर आपने क्या पढ़ा था, आपके पास में कोई भी दो पॉइंट दे रखे थे। सपोज एक पॉइंट P दे रखा है, एक पॉइंट Q दे रखा है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए मैंने x1 को y1 है, एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज कर लिया आपने x2 को y2 है। आपको क्या करना था, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी थी, है ना। तो P से Q की डिस्टेंस अगर फाइंड करनी है आपको, तो फॉर्मूला आपने यूज किया था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है। तो इससे आप कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, जिसको अपन बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा है ना। क्या पढ़ रखा है, सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला में आपने पढ़ा था इंटरनल सेक्शन। अब ये इंटरनल सेक्शन क्या होता है, देखिए इंटरनल सेक्शन के अंदर आपने कोई भी एक दो पॉइंट दे रखे हैं आपको। एक दे रखा है P, एक दे रखा है Q। P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2। ये दो पॉइंट दे रखे हैं। तो P और Q के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा R पॉइंट होगा जो इस P और Q सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अंदर की तरफ दिखा है आपने, तो ये अंदर एक पॉइंट R इस तरीके से दे रखा है जो P और Q सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो इस R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं अपन को। तो इस R के कोऑर्डिनेट आप सपोज कर लो कैपिटल X, कैपिटल Y। अब कैपिटल X की वैल्यू कैसे निकालेंगे, X कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, m को x2 से मल्टीप्लाई, दैट इज mx2, प्लस n को x1 से मल्टीप्लाई, दैट इज nx1, और अपॉन के अंदर आ जाएगा m प्लस n। ये कैपिटल X की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। m और n, x1 y1 x2 y2 ये सारे दे रखे होंगे, आपको सीधे फॉर्मूले में रखने हैं। सिमिलर y अगर फाइंड करना आपको, तो वो बनता है m y2 प्लस n y1 अपॉन के अंदर m प्लस n। ये कैपिटल Y की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे आप कैपिटल X और कैपिटल Y फाइंड कर सकते हैं। ये तो बात करिए अपन ने इंटरनल सेक्शन की। इसी के अंदर अपने पास में एक आता है एक्सटर्नल सेक्शन, है ना। तो देखिए एक्सटर्नल सेक्शन के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल सेक्शन के अंदर भी सेम वही दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, इस बार P और Q। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। P के कोऑर्डिनेट है अपने पास में x1, y1 और Q के पॉइंट है अपने पास में x2, y2। फिर अगर इस Q को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, तो यहां पर बाहर की तरफ कोई पॉइंट R होगा इस बार, ठीक है। बाहर की तरफ है इस बार, एक्सटर्नल बोला है ना इसने, तो पॉइंट बाहर की तरफ होगा। और ये पॉइंट R को मैं सपोज कर लेता हूं कैपिटल X, कैपिटल Y है। अब इनका रेशियो देखो कैसे होगा, रेशियो होगा P से लेकर R तक का रेशियो m सपोज करना है ना। देखिए यहाँ पर इंटरनल में भी आपने P से R तक का रेशियो m लिखा है और R से Q तक का रेशियो n लिखा है। इसका मतलब R से Q तक का रेशियो क्या बनेगा, n बनेगा। तो आपको इस कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैपिटल X की वैल्यू क्या बनेगी, फॉर्मूला सेम लिखेंगे अपन एक्सटर्नल इंटरनल वाला, बस प्लस की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो mx2 माइनस nx1 अपॉन के अंदर m माइनस n। सिमिलर अगर y फाइंड करना आपको, तो my2 माइनस ny1 अपॉन के अंदर m माइनस n। ये कैपिटल X और ये कैपिटल Y आ जाएगा। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ प्लस की जगह आपने क्या यूज किया है, माइनस यूज किया है।
फिर बात करते हैं इसी के अंदर थर्ड पॉइंट है, वो होता है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट में क्या होगा, ध्यान रखना जो मिड पॉइंट में होगा रेशियो वो हमेशा दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी एम और एन जो रेशियो दे रखा होता है वो आपके पास में इक्वल दे रखा होता है। तो अपन को क्या करना है, जैसे ये पॉइंट पी दे दिया आपको और एक क्यू पॉइंट दे रखा है, पी पॉइंट में दे दिया x1, y1 और क्यू पॉइंट में दे दिया आपको x2, y2, और ये जो पॉइंट r है वो इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है और रेशियो आपस में इक्वल होंगे मिड पॉइंट में। तो मेरे को इस कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, x इक्वल टू बनता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, सिमिलर y क्या बनेगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये बन जाएंगे अपने पास में कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू, ये मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट भी आपने पढ़ रखा है ना। फिर बाद में आपने एक और पढ़ा था इसके अंदर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ये आपके पास में एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, ये 3 वर्टेक्स दे रखे हैं आपको। तो आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना था। कैसे फाइंड करते थे अपन, डेल्टा हाफ, पहले x1 लिखते थे, फिर y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 लिखा जाता था, फिर y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 लिखा जाएगा और y1 माइनस y2। ये ट्राइंगल का एरिया अपने पास में इस फॉर्मूले से फाइंड हो जाता था, है ना। तो आपके पास में ये 3 वर्टेक्स दे रखे थे, इस तीनों वर्टेक्स को आपको इस ट्राइंगल के फॉर्मूले में प्लेस करना है, इसका एरिया अपने पास में आ जाएगा। फिर इसी के अंदर आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कोलिनियर की, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर होता है, जैसे मैंने लिख दिया ए, बी और ये सी, ये तीनों पॉइंट है अपने पास में, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, x2, y2 और x3, y3, ये तीनों पॉइंट दे रखे हैं। तो अपन को ये मालूम था अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, यानी ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। या फिर एक और कंडीशन पढ़ी थी आपने, क्या कंडीशन पढ़ी थी कि भाई साहब ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस इक्वल होगा किसके, ए सी की डिस्टेंस की। यानी कोई भी दो साइड दे रही है, देखिए एक ए बी दे रखी है, एक बी सी दे रखी है और एक ए सी, 3 साइड दे रखी है मेरे पास में, तीनों साइड के आप डिस्टेंस निकाल दीजिए। फिर कोई भी 2 साइड का एडिशन थर्ड साइड के इक्वल आना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो वो कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। और साथ में या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ट्राइंगल का एरिया अगर 0 आ जाए तो भी वो तीनों पॉइंट कोलिनियर बनेंगे। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, जिसके अंदर इंटरनल, एक्सटर्नल और मिड पॉइंट आया है, और सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोलिनियर की कंडीशन, ये सारे आपने बेसिक 10th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। इससे रिलेटेड अपने पास में कुछ टॉपिक यूज आएंगे इसी एक्सरसाइज के अंदर, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो अपन इनकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन 11th क्लास के अंदर किस तरीके के फॉर्मूले यूज आएंगे। देखिए 11th क्लास के अंदर कुछ फॉर्मूले हैं अपने पास में, नए फॉर्मूले हैं आपके लिए पूरा। सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक आता है स्लोप, स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी अपने पास में कोई भी एक लाइन दे रखी है, ठीक है, उस लाइन का आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। अब स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है जैसे मैंने एक ये कार्टेशियन प्लेन बनाया, एक ऐसी लाइन बनाई मैंने जो एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ही होती है यहाँ पर, है ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज कुछ एंगल बना रही है, जिसको मैं बोल देता हूँ थीटा एंगल बना रही है। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है तो हमेशा इस लाइन का स्लोप आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, m इक्वल टू tan थीटा से। ध्यान रखना स्लोप को हमेशा m से रिप्रेजेंट किया जाता है, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी होगी, वो सीधी डायरेक्ट आपको यहाँ प्लेस करनी है, तो सीधा अपने पास में क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। बस कंडीशन ध्यान रखना आप, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज कुछ एंगल बनाना चाहिए।
तो उस लाइन का स्लोप आप m इक्वल टू टेन थीटा से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट सेकंड आता है अपने पास में, अगर कोई भी एक लाइन पर दो पॉइंट दे रखे हैं, जैसे p और q दे दिए मैंने, p के कोऑर्डिनेट x1, y1 और q के कोऑर्डिनेट दे दिया आपको x2, y2। तो मेरे को अगर इसका स्लोप निकालना है m इक्वल टू क्या बनेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं। कब, जब दो पॉइंट आपको लाइन पर दे रखे हैं। फिर एक थर्ड पॉइंट आता है, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। अगर आपके पास में लाइन की इक्वेशन गिवन है, लाइन की इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होगी, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हमेशा इस फॉर्म में होती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लाइन की इक्वेशन की। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है, तो मैं स्लोप कैसे निकालूंगा, m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इससे आप स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्लोप निकालने के तीन मेथड होते हैं। एक तो अगर आपको एंगल दे रखा हो तो आप m इक्वल टू टेन थीटा से यूज करके निकाल सकते हैं स्लोप। एक आपके पास में दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं p और q, तो उनसे भी आप m निकाल सकते हो। और एक आपके पास में अगर इक्वेशन दे रखी है लाइन की, तब भी आप m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको गिवन क्या है। जो चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको स्लोप उस फॉर्मूले से फाइंड करना। ठीक है, तो इस स्लोप ऑफ लाइन के बारे में ध्यान रखिए आप। फिर आता है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है, सपोज एक लाइन बनाई फर्स्ट ए बी और दूसरी लाइन बना दी आपने सी डी, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या बनाई मैंने, पैरेलल बनाई है। अगर पैरेलल बनाई है तो ध्यान रखना दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी m1 इक्वल टू हमेशा m2 बनता है। ठीक है, एक कंडीशन ये ध्यान रखना आप, अगर पैरेलल हो जाए तो दोनों का स्लोप आपस में इक्वल कर देना है। फिर बात करते हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये फर्स्ट लाइन आपने बनाई ए बी, फिर एक दूसरी लाइन बना दिया आपने सी डी, ये परपेंडिकुलर बना दिया आपने, परपेंडिकुलर बनाया और इसका स्लोप सपोज कर लिया m1 है, दूसरे का स्लोप आपके पास में m2 है। ध्यान रखना परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा -1 के इक्वल बनता है, यानी m1 इंटू m2 इक्वल होगा हमेशा -1 के। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखना, अगर ये सपोज फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 का स्लोप 2/5 है ना, तो जो m2 का स्लोप होगा, यानी जो CD का स्लोप होगा m2, वो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। कैसे, ये जो 2/5 है इसका रेसिप्रोकल कर दो 5/2 और साथ में इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाता है। यानी कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन है, उसमें से किसी एक का स्लोप आपको गिवन है, तो सेकंड का स्लोप आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो भी फर्स्ट लाइन का स्लोप दे रखा है उसको रेसिप्रोकल करो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कंडीशन एक ये भी ध्यान रखिए आप। फिर बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना आपको। अगर तो देखिए कैसे, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा थीटा, तो ये कितना बनेगा, मुझे पता है टोटल 180 होता है, 180 में से थीटा को माइनस कर दो, तो ये 180 माइनस थीटा हो गया। तो बस इस थीटा को फाइंड करना है। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप आपको m1 गिवन है और सेकंड लाइन का स्लोप आपको m2 गिवन है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है tan थीटा का, सीधा अपने पास में एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक बताया मैंने स्लोप, ये अपने पास में एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड है। तो 10.1 में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो एक तो अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो डिस्टेंस फार्मूला, ट्राइंगल का फार्मूला उससे रिलेटेड होगा और कोलिनियर से भी रिलेटेड होगा, और साथ में स्लोप ऑफ लाइन जो अभी मैंने नया टॉपिक बताया है
उसी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस अपने पास में दे रखे होंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके के हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है अपने पास में, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4,5, 0,7, 5,-5 एंड -4,-2। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। एरिया भी फाइंड करना आपको। तो देखिए क्या करें, सबसे पहला काम अपन क्या करें, इसका ड्रॉ कर देते हैं क्वाड्रिलेटरल को कार्टेशियन प्लेन के अंदर। तो कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ये अपने पास में एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये -y, ये -x। सबसे फर्स्ट पॉइंट -4,5। अब देखिए -4,5 अप्रोक्स का होगा, आप अप्रोक्स बनाइए, ठीक है ना। -4,5, x -4 यहाँ पर है, ठीक है, और 5 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा -4,5। सिमिलर 0,7। अच्छा देखिए x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 हमेशा y एक्सिस पर होता है, और 7 आ रहा है इसके ऊपर, तो इसको और ऊपर ले जाइए। तो यहाँ पर लिख दीजिए 0,7, ठीक है। सिमिलर 5, -5, x पर 5 यहाँ पर आएगा, और -5 नीचे चला जाएगा y एक्सिस पे। ये बनेगा 5, -5। फिर -4, -2, -4 x पर -4 ये रहा अपने पास में, और फिर -2 नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया पॉइंट -4, -2। ये सारे आपने पॉइंट लोकेट किए कार्टेशियन प्लेन के अंदर। अब इन सबको ज्वाइन कर दीजिए आप। इसको इसे ज्वाइन कर दिया है, फिर इसको स्ट्रेट ज्वाइन कर दीजिए, फिर -4, -2 को भी ज्वाइन कर दीजिए। सिमिलर 0,7 को भी आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये बना अपने पास में एक क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। वैसे आप इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, आप तो वैसे इसको क्या करेंगे, दो ट्राइंगल में डिवाइड कर देंगे, यानी ये यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया जाएगा, तो आप इसका क्या करेंगे, दो ट्राइंगल बन जाएंगे, उनका एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने का, या फिर ट्राइंगल का, कैसा भी पॉलीगन आ जाए, कैसा भी पॉलीगन, पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कैसा भी आ जाए, उन सब का एरिया आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखिए, अगर एरिया आपको किसी भी पॉलीगन का फाइंड करना है तो पहले तो हाफ लिख दो आप, फिर ये बॉक्स बनाना एक। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट x के पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है। पहले x के लिखेंगे। सबसे पहले लिखा -4, फिर लिखा 0, फिर लिखा 5, फिर लिखा -4। कंटिन्यूस में ध्यान रखना। फिर अगेन -4 लिखना है, क्योंकि एंड कहाँ पे हो रहा है, -4 पे हो रहा है ना, यानी जहां से स्टार्ट किया है वापस वहीं पे एंड लेकर आना है। मैं जैसे -4 से स्टार्ट किया है तो वापस घूम फिर कर वापस -4 लिखना है आपको एंड में। फिर नेक्स्ट y के कोऑर्डिनेट 5, फिर 7, फिर -5, फिर -2, फिर वापस अगेन 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करना, जो एरो बना रहा हूं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना है आपको। ये सारा इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। करिए मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा, देखिए क्या क्या बनेगा। -4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, -28। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया। 5 को -10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -10 हो गया। -4 को 5 से मल्टीप्लाई, दैट इज -20। ये आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया है। अब इसी का जस्ट उल्टा मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी ये 0 जो दे रखा है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 जो दे रखा है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलर ये जो 4 दे रखा है वो -5 से मल्टीप्लाई होगा, और ये -4 -2 से मल्टीप्लाई बनेगा। तो पहले माइनस लगाना बीच में साइन, फिर 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35, -4 को -5 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 20, -4 को -2 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 8।
बस इनको सिंप्लीफाई कीजिए, हाफ 28 और ये टोटल कितना हो गया 30, -30 और -28 दैट इज माइनस का 58, फिर 35 और 20 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 55, 55 प्लस 8 किया दैट इज 63, ठीक है। 35 प्लस 20 हो गया, 55 प्लस 8 कर दिया तो 63 बन गया। अब इनको भी प्लस कर दो, इनको प्लस किया तो ये कितना आएगा 8 9 10 11 कैरी किया 1 6 और एक 7 और एक 12, तो माइनस का 1 2 1 अपॉन में 1/2, इसका मतलब 121/2। नेगेटिव नहीं यूज़ करना है क्योंकि एरिया हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो ये आ जाएगा अपने पास में 121/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इस तरीके से आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ट्राइंगल का कर सकते हैं, पॉलीगन, कैसा भी पॉलीगन आ जाए उन सब का एरिया आप इस फॉर्मूले से यानी इस ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कैसे किया है मैंने, सिंपल, फर्स्ट मल्टीप्लाई -4 को 7 से, फिर 0 को -5 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, उल्टा मल्टीप्लाई करना है, फिर सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और दोनों की वैल्यू को क्या कर दो, माइनस कर दो और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखते, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a lie along the y-axis such that midpoint of the base is at the origin, find the vertex of a triangle। क्या बोला इसने, बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2a दे रखी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल है और सारी साइड 2a बनेगी। फिर इसका जो बेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो कहां पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। कैसे लाई कर रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। तो देखिए बनाते हैं, सबसे पहले ये आपके पास में एक कार्टेशियन प्लेन, ध्यान रखना ये जितने भी क्वेश्चन है उन सब के अंदर डायग्राम्स है, डायग्राम अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो एक ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस वाई एक्सिस पर बने, तो ये वाई एक्सिस पर बनाना है आपको बेस, तो ये कुछ ऐसा बेस बनाना है ताकि मिड पॉइंट हमेशा उसका ओरिजिन बने, ठीक है, ये मिड पॉइंट है ओरिजिन इसका। फिर ये ट्राइंगल इस तरीके से बना दो, इधर ये ट्राइंगल बन गया। अच्छा ये टोटल 2a है, अगर ये 2a है तो इसका मतलब ये a बन जाएगा, ये भी a बन जाएगा, ये लेंथ भी अपने पास में 2a दे रखी है और ये लेंथ भी अपने पास में 2a दे रखी है। तो मैं सबसे पहले ये बेस फाइंड करता हूँ इस ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल दे रखा आपको, इस ट्राइंगल का आपको बेस फाइंड करना है। तो देखिए 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस फाइंड करते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, h² = p² + b², h 2a, हाइपोटेनस 2a दे रखा है, इसका स्क्वायर लिख दिया, परपेंडिकुलर a दे रखा है तो a का स्क्वायर और प्लस b², 2a का स्क्वायर दैट इज 4a² इक्वल टू a² + b², a² को शिफ्ट कर दीजिए, माइनस का a² हो जाएगा और इक्वल टू में b², 4a² - a² 3a² इक्वल टू b²। तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, √3 × a, ये बेस आ गया आपके पास, इसका मतलब ये डिस्टेंस आ चुकी है √3a। अब उससे क्या बोला है, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, वर्टेक्स निकालना है, वर्टेक्स का मतलब ये पॉइंट निकालना है, a, ये b और ये पॉइंट c। तो देखिए जो b पॉइंट है, क्या ये b पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है क्या, है ना, b पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब b पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो y कोऑर्डिनेट हमेशा ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस होती है, कितनी डिस्टेंस दे रखी है, a दे रखी है, तो ये a बन जाएगा, यानी 0, a पॉइंट बन गया अपने पास। सिमिलर c निकालते हैं, अब c के लिए क्या करना है, वही सेम, c भी क्या दे रखा है, y एक्सिस पे दे रखा है, इसका मतलब इसका भी x कोऑर्डिनेट 0 बनेगा और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो चेक करना है कि भाई साहब ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, a है, लेकिन नेगेटिव की तरफ है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, माइनस का a लिखेंगे।
सिमिलर ये ए पॉइंट, अब देखिए ए पॉइंट कहाँ लाया कर रहा है, ए पॉइंट लाया कर रहा है एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस होती है, कितनी दे रखी है, √3 ये दे रखी है, अभी फाइंड की थी आपने। तो बस ये सारे वर्टेक्स आ गए, यानी ए वर्टेक्स क्या आया √3 a, 0, बी वर्टेक्स क्या आया 0, a, सी वर्टेक्स क्या आया 0, -a। ये ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और एक सी वर्टेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्टेक्स निकालने थे। बस ये जो क्वेश्चन में लिख रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप पहले डायग्राम बना दीजिए, उस डायग्राम की हेल्प से ही आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P x1, y1 and Q x2, y2 when PQ is parallel to y axis and PQ is parallel to x axis। तो देखिए क्या लिखा है इसके अंदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। सबसे पहले आप P और Q की डिस्टेंस निकाल दीजिए। आपको पता ही रखा है डिस्टेंस फॉर्मूला, P और Q आपको दे रखा है, P दे रखा है x1, y1 और Q दे रखा है आपको x2, y2। P से Q की डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया। फिर इसने बोला है PQ, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखिए, PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। इसका मतलब ये जो PQ लाइन है वो पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। तो देखिए PQ लाइन बनाते एक बार पैरेलल y एक्सिस के, ये y एक्सिस के पैरेलल बना दी PQ लाइन, है ना। तो मुझे मालूम है ये जो लाइन है PQ, अगर मैंने y एक्सिस के पैरेलल बनाई है, इसका मतलब इस पर हमेशा x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है क्या, देखो x कोऑर्डिनेट फिक्स ही है ना, ये वाला जो पॉइंट है वो x कोऑर्डिनेट है, वो हमेशा फिक्स आ रहा है, यानी कभी भी x चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, अगर ऊपर नीचे बढ़ेंगे तो हमेशा y चेंज हो रहा है ना, ओनली x क्या रहेगा इसके अंदर, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब अगर इफ PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस देन x1 इक्वल टू x2, यानी x1 और x2 दोनों अलग अलग नहीं होंगे, सेम ही होंगे, क्योंकि ये पैरेलल है y एक्सिस के। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन जो भी दो रखी होती है उसमें हमेशा x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब PQ क्या बना, आप देखिए अगर x2 और x1 सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे ना, और सिर्फ क्या बचेगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर बचेगा, और स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, तो PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, y2 माइनस y1। ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। इस तरह सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में लिखा है जो PQ लाइन है वो पैरेलल है इस बार x एक्सिस के। तो सेम कंडीशन, इफ PQ पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन इस बार y1 और y2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। बना के देख सकते हैं आप। अगर मैंने ये लाइन बनाई है यहाँ पर, तो इसके अंदर देखिए ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके अंदर देखिए y कांस्टेंट आ रहा है, y फिक्स है इसके अंदर। इसका मतलब y1 और y2 दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तो PQ देखिए क्या बनेगा, PQ बन जाएगा y1 और y2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंपल अपने पास में अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, PQ अपने पास आ गया x2 माइनस x1। ठीक है, बस ये इस तरीके से करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। 7,6 और 3,4 से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो x एक्सिस ये रहा, इधर कोई भी पॉइंट फाइंड करना है तो जिसको मैं मान लेता हूँ x, 0। x एक्सिस पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और x की जगह आप अभी x ही रखिए क्योंकि पॉइंट मालूम नहीं है आपको। फिर पॉइंट 7,6 पॉइंट अप्रोक्स यहाँ आ जाएगा, और 3,4 x की जगह 3 रखना है और y की जगह 4 रखना है, तो x की जगह 3 और y की जगह 4, ये पॉइंट सपोज कर लिया 3,4। फिर क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इसको मैं मान लेता हूँ P पॉइंट है, ये Q पॉइंट और ये R पॉइंट मान लेते हैं।
तो आपको ये दे रखा है P से Q की डिस्टेंस इक्वल है P से R की डिस्टेंस, दे रखा है ना इक्वी डिस्टेंस। तो PQ और PR डिस्टेंस निकालते हैं। PQ कैसे निकालेंगे, वही सेम, दो पॉइंट दे रखे, दो कोऑर्डिनेट दे रखे, फॉर्मूला यूज़ करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, इक्वल टू P से R की डिस्टेंस, P से R की डिस्टेंस निकालनी इस बार, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, अब रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो रूट हट जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर आया प्लस 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 मतलब माइनस 6 का स्क्वायर 36, यहां से भी रूट हट जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 इसका मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी यानी 14x हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 36 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 3 टू 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये बन गया 16। देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6x को शिफ्ट कर दीजिए आप, माइनस 14x माइनस 6x को शिफ्ट किया, प्लस का 6x हो गया, फिर ये 49 और 36 इनको प्लस कीजिए, कितना बनेगा देखिए, 49 और ये 15 बना, 5 कैरी गया 1, 8 बच गया, इक्वल टू में क्या बचा 16 प्लस 9 25, 85 को भी शिफ्ट कर दो, माइनस 14x प्लस 6x दैट इज माइनस के 8x और ये 25 माइनस 85, तो माइनस 8x इक्वल टू 25 में से 85 माइनस करेंगे तो माइनस का 60 बना, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 60/8, कट रहा है क्या 2 से कट रहा है, देखिए 30/4, वापस 2 से कट रहा है 15/2 दैट इज 7.5। तो अपने पास में पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट था अपने पास में x, 0 तो x की जगह 7.5, 0। ठीक है, तो बस ये इस तरीके से पॉइंट फाइंड करना है आपको। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है अपने पास में स्लोप से रिलेटेड। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड ही थे। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन which passes through the origin and midpoint of the line segment joining the point P and Q। ये Q पॉइंट है यहाँ पर। क्या लिखा है, एक ऐसे लाइन का स्लोप फाइंड करना है which passes through the origin, जो किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। पास करा दीजिए ओरिजिन से भाई साहब, ये ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P and Q, और किससे पास हो रही है, और एक ऐसे मिड पॉइंट से पास हो रही है जो इस लाइन सेगमेंट का है। किस लाइन सेगमेंट का है, P और Q लाइन सेगमेंट का है। P दे रखा है आपको 0,-4, Q आपको दे रखा है 8,0। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही रैंडमली बनाया मैंने डायग्राम। एक ऐसे लाइन का स्लोप निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है लेकिन साथ में मिड पॉइंट से भी पास हो रहा है। और किसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है, PQ लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये पॉइंट निकालते हैं अपन सबसे पहले। तो ये तो आपके पास में PQ था, इसको मैं दे देता हूँ A और ये B। तो पॉइंट B क्या आएगा, देखिए पॉइंट B क्या आएगा, मिड पॉइंट। पॉइंट B मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं अपन, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, तो ये बनेगा B 8/2 दैट इज 4, ये बन जाएगा -2। तो पॉइंट क्या आ गया मेरे पास में 4, -2 आ गया। ये B पॉइंट फाइंड कर दिया। अब मेरे को इस AB लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो देखिए AB लाइन पर दो कोऑर्डिनेट गिवन है, दो कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तब स्लोप कैसे निकालते हैं, पॉइंट दे रखे हैं, सब स्लोप बता रखा आपको, स्लोप ऑफ
ए बी लाइन का स्लोप निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस वाई वन माइनस टू माइनस जीरो अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस जीरो। तो ये बन गया -2/4, दैट इज -1/2। ये अपने पास में आ गया इसका स्लोप। ठीक है, तो इस तरीके से स्लोप निकालना है। जो क्वेश्चन में दे रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते रहिए, अपना आप सॉल्व होगा क्वेश्चन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर देखिए क्या लिखा है। Without using Pythagoras theorem, show that the point 4, 3, 5 and -1, are the vertex of right angle triangle। अब राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टेक्स बनाना अपन को, बट लिखा क्या है उसने, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम को बिना यूज किए प्रूव करना है। अब ये कैसे करेंगे, मुझे पता है राइट एंगल ट्राइंगल ये इस तरीके से बनता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब अगर आपके पास में एक एंगल 90 है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो साइड एक दूसरे के क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखी है। अगर दो साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, है ना। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले फर्स्ट ए बी लाइन का स्लोप निकालना। अभी बताया था दो कोऑर्डिनेट दे रखे, स्लोप कैसे निकालते हैं वैसे निकालना है। इस तरह आप बी सी का भी निकाल देना स्लोप, इस तरह आप ए सी का भी स्लोप निकाल देना। तीनों स्लोप निकालने हैं आपको, ठीक है। और तीनों के फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला यूज करना है। ए बी का स्लोप आएगा, बी सी का स्लोप आ जाएगा और एक ए सी का भी स्लोप आ जाएगा। फिर कोई भी दो स्लोप का प्रोडक्ट, देखिए m1 इंटू m2 क्या दे रहेगा, -1। इसका मतलब कोई भी दो स्लोप का प्रोडक्ट आपके पास में हमेशा -1 के इक्वल आएगा। अगर ऐसा आता है इसका मतलब वो क्या बनेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स बनेंगे। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको खुद को सॉल्व करना है, नहीं आता तो आप वापस से मेरे से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, फिर बाकी वाले जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।